हेलो गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो अध्याय है आप लोगों का हिस्ट्री बुक का चैप्टर 1 है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ ही दिनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाली है फर्स्ट टर्म की, जो कि आप लोगों का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रूप से लिया जाएगा। मतलब इसमें आप लोगों का MCQ क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 में से किसी एक को चूज करना है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप लोगों का बुक में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को, ठीक है, मतलब मैं आप लोगों को सारा का सारा जो है क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नहीं कह सकते इसको, मतलब जो बुक में आपको दिया है मैं उसको बताऊंगा और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों का हिस्ट्री बुक में जो पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, जो कि है आप लोगों का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, ये क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। अब इसमें आप लोगों का जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं, नहीं तो यदि एक एक लाइन करके आप लोगों को बताऊं तो हो सकता है कि आप लोगों का ये वीडियो 2 घंटा या 2.5 घंटे का हो जाएगा। तो उतना बड़ा वीडियो तो आप लोग देखोगे नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट में आपका चैप्टर खत्म हो जाए, बस इसी हिसाब से मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक व्यक्ति है, फ्रांसीसी दार्शनिक और फ्रांसीसी कलाकार है, जिनका नाम है फ्रेडरिक सरियू। फ्रेडरिक सरियू क्या करते हैं, 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाता है और उसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार को रचा। मतलब उन्होंने अपना सपनों का संसार को बताया कि किस प्रकार का संसार है। उनके शब्दों में उनका नाम उन्होंने दिया जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। तो जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो यहाँ पर फ्रांसीसी कलाकार है, ठीक है, जो फ्रांसीसी कलाकार है उन्होंने कब, ये फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने कब बनाया था ये वाला, तो 1848 ईस्वी को उन्होंने ये चित्र बनाया था। और किसने बनाया था, तो वो जो थे एक फ्रांसीसी कलाकार थे। और कहाँ के थे, तो सिंपल फ्रांसीसी की कलाकार थे। सिंपल, इसमें आप लोगों का क्वेश्चन बहुत टाइप से पूछा जा सकता है। सबसे पहले 4 चित्रों का श्रृंखला किसने बनाया, तो उनका नाम आप लोग दे सकते हो कि उनका नाम है फ्रेडरिक सरियू। ठीक है, ये नाम आप लोग बोल सकते हो। क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि फ्रेडरिक सरियू ने कब 4 चित्रों का श्रृंखला बनाया, तो 1848 ईस्वी में। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने जो चित्र बनाया वो एक तरीके से इतिहासकार मानते हैं कि ये कल्पना आदर्श है। ठीक है, कल्पना आदर्श का अर्थ क्या होता है, यदि आप लोगों को पूछा जाए कि कल्पना आदर्श जो है, ठीक है, कल्पना आदर्श आप लोग लिख सकते हो कि कल्पना आदर्श का अर्थ क्या है, या कल्पना आदर्श भी आप लोग लिख सकते हो। तो इसका अर्थ यदि फ्रांसीसी भाषा में देखा जाए तो फ्रांसीसी भाषा में इसको कहा जाता है यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया कहा जाता है फ्रांसीसी भाषा में इसको। क्वेश्चन इसमें से कैसे दे सकता है, सवाल यह है। तो क्वेश्चन इसमें आप लोगों को इस टाइप से दिया जा सकता है कि यूटोपिया का समानार्थक शब्द क्या है, तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा कल्पना आदर्श। ठीक है, देखिए बहुत सारे इतिहासकार लोग ये मानते हैं कि फ्रेडरिक सरियू ने जो चित्र बनाया था वो एक तरीके से कल्पना आदर्श था, जो कि कल्पना में है बहुत सुंदर और बहुत अच्छा, लेकिन वास्तव में वैसा बनना असंभव था। अब ये असंभव क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि फ्रेडरिक सरियू ने जो चित्र बनाया था उस चित्र में उन्होंने यूरोप के लगभग सभी देशों को एक साथ दर्शाया था। तो इसमें क्वेश्चन ये निकल सकता है कि फ्रेडरिक सरियू ने जो 4 चित्रों को, मतलब 4 चित्रों का एक संग्रह बनाया था, एक श्रृंखला बनाया था, उसमें कौन कौन से देश को उन्होंने दर्शाया था। तो उन्होंने जिसे दर्शाया था वो तो सबसे पहले था जर्मनी। जर्मनी को उन्होंने दर्शाया था। जर्मनी के बाद उन्होंने उसमें ऑस्ट्रिया को दर्शाया था, और ऑस्ट्रिया के बाद उन्होंने लाम्बोडी को दर्शाया था।
लॉम्बार्डी जिसको बोल सकते हो। उसके बाद उन्होंने उसको पोलैंड को उसमें दर्शाया था। उसके बाद उन्होंने उसमें इंग्लैंड को दर्शाया था और आयरलैंड को दर्शाया था। हंगरी को दर्शाया था और साथ ही साथ उन्होंने रूस को भी दर्शाया था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने उस चित्र में पूरी तरीके से जो यूरोपीय कंट्री है, यूरोपीय देश है, उन सभी यूरोपीय देश को ही उन्होंने अपने चित्र में दर्शा दिया था। तो अब बोलिएगा सर कि यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या निकल सकता है, सवाल तो है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे निकल सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कुछ भी, और बोलेगा कि इनमें से किस देश को फ्रेडरिक सरियू ने अपने चित्र में नहीं दर्शाया था। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि कौन कौन सा देश था। तो इनमें से जो देश नहीं है, सिंपल वही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी इसका क्वेश्चन निकल सकता है। और एक है यहाँ पर इसी टॉपिक में से जो कि है फ्रेडरिक सरियू वाला, सॉरी अर्नस्ट रेनन राष्ट्र क्या है। ठीक है, अर्नस्ट रेनन राष्ट्र में ऐसा आप लोगों को दे सकता है कि अर्नस्ट रेनन कौन थे। तो सिंपल ऐसा भी क्वेश्चन यदि दे दे, मान लेते हैं कि हम लोगों का यही क्वेश्चन दे दिया कि अर्नस्ट रेनन कौन थे, या तो आप लोगों को इस प्रकार से चलिए क्वेश्चन मान लेते हैं अर्नस्ट रेनन। अब इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन दे दे कि अर्नस्ट रेनन थे कौन, तो दार्शनिक थे या नेता थे, मंत्री थे, वगैरह वगैरह, ऐसा टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन दे सकता है। तो सिंपल अर्नस्ट रेनन जो थे वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, वो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। तो इस टाइप से आप लोगों का इसमें से क्वेश्चन दे सकता है। देख करके लग रहा है कि आप लोगों का यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इससे रिलेटेड आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। अब जैसे कि इसके बाद वाला यदि टॉपिक को हम लोग देखें, जो कि आप लोगों का फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, तो इसमें से भी आप लोगों का क्वेश्चन निकलेगा। और क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी को मैं अभी एक एक करके बता देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि एक चैप्टर को ख़त्म करने में 15 से 20 मिनट में बन जाए हम लोगों का पूरा वीडियो। यदि उससे लंबा समय लगता है तो हम लोग इसको 2 पार्ट्स में बना देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद यदि जैसे पहला टॉपिक को देखें तो इसमें आप लोगों का एक लाइन दिया गया है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो यहाँ पर आप लोगों का ये भी दे सकता है कि सबसे पहली राष्ट्रवाद के लिए आंदोलन या क्रांति कहाँ पर हुई थी। तो सिंपल है, तो यदि पूछा जाए पहली राष्ट्रवादी क्रांति, ठीक है, तो पहली राष्ट्रवादी क्रांति कहाँ से हुई थी, तो फ्रांस से हुई थी। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन निकल सकता है। और कब हुई थी, तो आप लोग को दिया गया 1789 को, 1789 ईस्वी को। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बन सकता है। उसी के साथ साथ आप लोगों को और एक इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। जैसे देखिए स्टेट जनरल जो था, जो फ्रांस में स्टेट जनरल था, चलिए इसको भी एक क्वेश्चन टाइप से बता देते हैं कि कैसे होगा। जैसे कि है आप लोगों का स्टेट जनरल, ठीक है, स्टेट जनरल जो है इसका नाम बदल करके क्या रखा गया, तो इसका नाम बदल करके रखा गया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, इस टाइप से आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जैसे कि और एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ इसी टॉपिक में है कि पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। मतलब यहाँ पर आप लोगों को सिंपल पूछ रहा है कि पेरिस में ज़्यादातर फ्रेंच बोला जाता था और इसीलिए वो वहाँ का राष्ट्रभाषा बन गया। और पेरिस कहाँ पर स्थित है, तो फ्रांस में। तो फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा आप लोगों को दे सकता है कि फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा। तो सिंपल फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो वो है फ्रेंच। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और इसी टॉपिक में यदि देखा जाए तो
तो और एक यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पर एक लाइन आपको बताया जा रहा है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। देखिए नेपोलियन की संहिता, तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हो कि 1804 की नागरिक संहिता, ठीक है, 1804 की नागरिक संहिता जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सिंपल इसको नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। सिंपल है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन निकल सकता है। इसीलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग बुक को पढ़िएगा तो बहुत सारा आप लोगों का क्वेश्चन निकलेगा, इतना सारा क्वेश्चन निकलेगा कि आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हो कि कितना सारा निकल सकता है। और यदि बुक को पढ़ते हो तो 100% गारंटी देते हैं हम कि आप लोगों का 40 जो क्वेश्चन है, 40 में से 40 पूरा का पूरा आप लोगों का बुक से आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें यदि पूछा जाएगा आप लोगों को कि नेपोलियन की संहिता जो था या तो फिर 1804 की नागरिक संहिता, इसका मतलब इसका क्या, किस कारण से इसको जाना जाता है, इसमें क्या था, कौन सा अधिकार को समाप्त किया गया, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। तो सिंपल इसमें जो था कि इसमें कौन सा अधिकार को समाप्त किया गया, ये इस टाइप से पूछा जा सकता है कि नेपोलियन की संहिता किसे समाप्त किया। किसे समाप्त किया मतलब यहाँ इंसान का बात नहीं हो रहा है, मतलब किस नियम को समाप्त किया, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो सिंपल जो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार था, ठीक है, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार, उसको समाप्त करती है ये वाला नियम। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बन सकता है। साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग किताब को थोड़ा सा देखिएगा, आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों को कीजिएगा। उसके बाद दूसरा यदि टॉपिक को देखा जाए, ठीक है, जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ये दूसरा टॉपिक है आप लोगों का। तो इसी में देखिएगा आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दिया है, जैसे कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था। आप लोगों को पता है नेपोलियन का पतन कब हुआ था, नेपोलियन का पतन, ठीक है, ये तो सिंपल है, आप लोगों का यहाँ पर डेट दिया हुआ है। तो आप लोगों को इसमें भरना है, मतलब आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है, यहाँ तो आप भर नहीं सकते हो, तो आप कमेंट कीजिएगा कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था, नेपोलियन कब हार गया था और किस युद्ध में हारा था, ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी पता चले कि आप लोगों का तैयारी कितना ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, और नहीं पता है तो वो भी कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसी के साथ साथ इटली एकीकरण दिया गया है, जर्मनी एकीकरण दिया गया है उसमें, लेकिन अभी हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। और जैसे कि और भी बहुत सारा टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर क्या आ रहा है कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। देखिए नेपोलियन जो चाहता था, नेपोलियन को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि यदि हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होकर के रहेगा तो हमारा देश को क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। हम लोग को, हमारा देश को लोग आएंगे, इस पर हमला करेंगे और इस पर कब्जा करेंगे। और इसीलिए नेपोलियन क्या कर चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो छोटे छोटे राज्य है उसको जोड़ करके एक बहुत बड़ा संघ बना दिया जाए, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे प्रदेशों को जोड़ करके कुल मिलाकर के 39 राज्यों का एक संघ बनाया, ठीक है, 39 राज्यों का एक संघ बनाया। सॉरी, संघ बोलना गलत रहेगा, उन्होंने उसको महासंघ बनाया, मतलब बहुत बड़ा देश बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप लोगों का ये भी क्वेश्चन निकल सकता है आप लोगों का कि नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों को जोड़ करके कितने राज्यों का एक महासंघ बनाया। तो कुल मिलाकर के आप लोग बोल सकते हो 39, मतलब 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। और उसी के साथ साथ जैसे व्यापारी होते थे, अलग अलग राज्यों के व्यापारी, अलग अलग जगह के व्यापारी, तो वो लोग जो थे तो अलग अलग चीज़ों को
मतलब मापने तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग इकाई का इस्तेमाल करते थे। तो नेपोलियन ने क्या किया, लगभग 1833 में, ठीक है, 1833 में ईस्वी को, सॉरी 1833 ईस्वी को उन्होंने एक अलग से प्रणाली बनाया नाप तोल का, कि हर जगह लगभग मुद्रा से हो या तो फिर नाप तोल के लिए वो अलग अलग ना हो करके एक ही प्रकार का प्रणाली का उपयोग हो, ठीक है। और उसी के तर्ज पर आज बाद में फिर एसआई यूनिट, आप लोगों को पता है कि एसआई मात्रक के द्वारा माप तोल होता है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि जो सीमा शुल्क था, नेपोलियन ने जो सीमा शुल्क, जैसे कि अलग अलग राज्यों से कुछ सामान वगैरह लाना पड़ता था, तो उस चीज़ को हटा दिया उन्होंने। जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि जीएसटी, पहले क्या होता था कि कोई मान लेते हैं कि गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी कश्मीर से लेकर के आज मान लेते झारखंड तक आती है, तो उसके बीच बहुत सारे लगभग 3-4 राज्य पड़ते हैं, तो उन 3-4 राज्यों को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन उसको हटा करके एक टैक्स लगाया गया जिसको हम लोग जीएसटी कहते हैं, कि एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा, हर राज्य को नहीं देना पड़ेगा। नेपोलियन ने भी कुछ इसी प्रकार किया कि उन्होंने जैसे कि 11 सीमा शुल्क से मतलब 11 राज्यों से गुजरना होता था, जिसको सभी को अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, उन सभी को हटा करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स लगाया, और उस टैक्स में सिर्फ और सिर्फ 5% सीमा शुल्क कर दिया गया, ठीक है। मतलब सॉरी, हर जगह लगभग 5% करके सीमा शुल्क देना पड़ता था। उसके वजन का, मतलब वजन जितना होता था उस आधार पर उस पर टैक्स लगाया जाता था, तो 5% करके लिया जाता था। नेपोलियन ने उसको भी हटा दिया, ठीक है। चलिए, ये था। और उसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों को एक क्वेश्चन भी हम कुछ देर पहले पूछे कि नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया, कब हराया गया, तो ये भी आप लोगों को दिया गया है कि 1815 में, ठीक है, 1815 में नेपोलियन की हार होती है। नेपोलियन की हार होती है 1815 में, और उसको हराने के लिए सिर्फ एक देश नहीं बल्कि बहुत सारे देश। अब कौन कौन से देश थे नेपोलियन को हराने के लिए, जैसे कि सबसे पहले तो ब्रिटेन आता है, ब्रिटेन के बाद दूसरा आता है रूस, उसके बाद है प्रसा और ऑस्ट्रिया। सिर्फ यही कुछ देश नहीं थे, ठीक है, ये तो आप लोगों के एनसीईआरटी में सिर्फ आप लोगों को दिया है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई देश थे जो कि नेपोलियन को हराने के लिए आए थे। और नेपोलियन को जिस में हराया गया तो वो वियना संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है, वियना संधि हुआ जिस पर नेपोलियन की हार होती है। और नेपोलियन को हराने के लिए जितने सारे देश मिलकर के जो भाग लिए थे नेपोलियन को हराने के लिए, तो इन सभी देशों को नेतृत्व, मतलब इन सभी देशों का नेतृत्व को किसी एक व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपका 4 फ्रेंड है और 4 फ्रेंड ही अलग अलग तरीके से सोचेगा तो शायद कुछ भी काम नहीं होगा। लेकिन उसी जगह यदि 4 फ्रेंड मिल करके किसी एक को बना देता है हेड कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर जाकर के वो काम अच्छी प्रकार से हो सकता है। ठीक उसी प्रकार नेपोलियन को हराने के लिए जो ये सारा का सारा जिम्मेदारी, मतलब एक तरीके से मेजबानी करने का काम जो है एक व्यक्ति के हाथों में दिया था, और जिस व्यक्ति का नाम है, देखिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ठीक है, वो जो चांसलर थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, चांसलर जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक, ठीक है, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक का बोल सकते हो मेजबानी के तहत उन्होंने क्या किया, नेपोलियन को हराया। और वियना संधि के बाद क्या हुआ कि नेपोलियन जो हार गया, तो नेपोलियन द्वारा जितना भी नियम कानून वगैरह बना दिया गया था उसको भी हटाना जरूरी था, तो वो भी हटाया गया, इस वियना संधि के तहत ही हटाया गया था। ठीक है, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन निकल सकता है। और लेकिन देखिए, नेपोलियन जो चाहता था कि छोटे छोटे राज्य को मिलाकर के बड़े राज्य में बना दिया जाए, ठीक है, तो उन्होंने 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था। उनचालीस राज्यों का जो महासंघ बनाया गया था उसको चेंज नहीं किया गया,
ठीक है, क्योंकि लोगों को भी लगा, जो बाद में आए नेता, उन लोगों को भी लगने लगा कि नहीं, इनके द्वारा किया गया काम कहीं ना कहीं सही है और इसी तरह इसको रहने देना चाहिए, और उसका नाम रखा गया जर्मन महासंघ। ठीक है, उसका नाम रखा गया जर्मन महासंघ। तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन निकल सकता है यहाँ से। और देखिए, अब था कि रूढ़िवादी का टाइम था वहाँ पर। रूढ़िवादी मतलब जो पुराने तरीके से मतलब सोचता है, पुराने तौर तरीकों को ही अपना करके चलता है और चाहता है कि देश का विकास हो, लेकिन कैसे होना चाहिए, वो पुराने तौर तरीका से या धीरे धीरे होना चाहिए। तो ऐसे सोच रखने वाले लोगों को रूढ़िवादी कहा जाता है। अब 1815 में नेपोलियन की जब हार होती है तो उसके बाद रूढ़िवादी का विकास होता है। रूढ़िवादी का विकास होने के बाद वो लोग भी चाहते थे कि उसी प्रकार से मतलब राजशाही रहे और उसके बाद धीरे धीरे विकास हो, लेकिन लोग जो थे अब नेपोलियन के शासनकाल में रह करके ये तो सीख गए थे कि किसी प्रकार से गुलामी का दौर नहीं रहना है, मतलब गुलामी का दौर में नहीं जीना है और अपना स्वतंत्र रहना है। ठीक है, और इसीलिए उस समय एक लोगों का मांग था कि प्रेस की आज़ादी, क्योंकि प्रेस की आज़ादी जब तक रहेगी तब तक लोग अपने आवाज़ को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने उस समय मांग रखा था जो कि था प्रेस की आज़ादी। ठीक है, और इसी टॉपिक में आप लोगों को कुछ और दिया गया है, जैसे कि चलिए यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि कह रहा है कि वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जिउसेप्पे मैत्सनी। ठीक है, अब जिउसेप्पे मैत्सनी का जन्म जो हुआ था 1807 में जेनेवा में हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए, इससे रिलेटेड भी आप लोगों का क्वेश्चन दे सकता है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जहाँ तक हो सके हम लोग इसको कवर करने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन कहीं छोड़ना नहीं है। जैसे कि जिउसेप्पे मैत्सनी का यदि पूछा जाए, जिउसेप्पे मैत्सनी, एक्स्ट्रा करना नहीं है, लेकिन किताब में जितना है उतना को छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, हम लोगों को एक्स्ट्रा करने नहीं जाना है। एक्स्ट्रा करेंगे तो जो किताब में है वो छूट जाएगा, जो जरूरी है वो छूट जाएगा, लेकिन किताब में जो है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिलेबस भले ही आप लोगों का मॉडल सेट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा करके देखिए, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, सारा का सारा आपका बुक का रहता है, और इसीलिए आपको बुक का ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको बुक को ही ज़्यादा पढ़ना है। जैसे कि जिउसेप्पे मैत्सनी का यदि देखा जाए तो इसका सबसे पहले जन्म को देखते हैं, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, तो 1807 में हुआ था, और कहाँ पर, तो जेनेवा में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म जो है 1807 को हुआ था और जेनेवा में हुआ था, और वो एक संगठन से जुड़े। सबसे पहले उनका जन्म के बाद उसका जो सबसे पहला था कि राष्ट्रवाद के लिए, तो वो सबसे पहले तो एक संगठन में जुड़ा था। ठीक है, ये उन्होंने बनाया नहीं था, ये जुड़ा था। जिस संगठन से जुड़ा था उसका नाम था कार्बोनारी। ठीक है, कार्बोनारी संगठन था, जो कि गुप्त संगठन था। गुप्त संगठन, देखिए संगठन में जो गुप्त संगठन का मतलब होता है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होती है। ठीक है, जो कि अंदर ही अंदर काम चलते रहता है, और जब किसी मकसद को अंजाम देना होता है उस टाइम सब लोग बाहर आते हैं, तो इसको कहा जाता है गुप्त संगठन। तो उन्होंने सबसे पहले गुप्त संगठन में जो ये कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन था उसमें उन्होंने मतलब वो शामिल हुए, और उसके बाद जब उसका उम्र लगभग 24 वर्ष था, ठीक है, उसका उम्र जब 24 वर्ष था, चलिए 24 वर्ष, तो उस 24 वर्ष के उम्र में उन्होंने एक क्रांति किया। ठीक है, जिसका नाम था लिगुरिया नामक उन्होंने एक क्रांति किया, एक आंदोलन किया, जिसके कारण उसको क्या किया गया कि उस गुप्त संगठन से, मतलब कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन से उसको बाहर निकाल दिया गया। और जब उसको गुप्त संगठन से बाहर निकाल दिया गया तो उन्होंने ही अपना ही एक संगठन बना लिया, एक नहीं 2 संगठन बनाया था, जिसमें से पहला जो संगठन था उसका पहला संगठन जो था उसका नाम था यंग इटली। ठीक है, यंग इटली बनाया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कहां पर बनाया गया था, तो ये जो था मार्सेई में बनाया गया था। ठीक है, मार्सेई में बनाया गया था। और एक उसका संगठन था जिसको दूसरा संगठन का नाम से जाना जाता है,
चलिए, दूसरा संगठन का नाम था यंग यूरोप। ठीक है, यंग यूरोप नामक उन्होंने दूसरा संगठन बनाया था। और वो दूसरा संगठन कहाँ पर बनाया गया था? तो वो बनाया गया था बर्न में। ठीक है, बर्न में। तो ये दो संगठन उसके द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? तो ज्यूसेप्पे मैत्सनी के द्वारा। और साथ ही साथ कह रहा कि इस संगठन में जो यंग यूरोप नामक जो गुप्त संगठन था, उसमें सिर्फ और सिर्फ इटली के ही लोग नहीं, बल्कि अलग अलग देशों के लोग, जैसे पोलैंड के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, इटली के थे, जर्मनी के थे, ये सारे के सारे देशों के लोग उसमें शामिल हुए थे। ठीक है, और इसीलिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेटरनिक। इन्होंने रूढ़िवादी के विरोध में बोला था, इसीलिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक भाई साहब ने क्या किया, वैसे मजाक के लिए, ठीक है, मेटरनिक ने कहा कि हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक है, मेटरनिक ने क्या किया, ज्यूसेप्पे मैत्सनी को कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन। यदि आप लोगों को पूछा जाए कि सबसे खतरनाक दुश्मन, बड़ा नहीं खतरनाक, तो यदि एक शब्द दे दे कि हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन, यह शब्द मेटरनिक ने किसके लिए किया था, तो ये जो वाक्य आप लोग बोल सकते हो कि यह वाक्य ज्यूसेप्पे मैत्सनी के लिए किया था मेटरनिक ने। ठीक है, तो इस टाइप से यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है। और यदि हम लोग टॉपिक 3 को देखें, ठीक है, वैसे देख लेते हैं कि कितना टॉपिक है आप लोगों का। 3 है, टॉपिक 4 है और टॉपिक 5 है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, वैसे वीडियो बहुत बड़ा बन गया, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग टॉपिक 3, 4, 5 को देख लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ तक ज़्यादा बड़ा था। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो बना सकूं। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो नहीं बना सकता हूं, लेकिन यदि आपको चाहिए कि नहीं मैं आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो बनाता रहूं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो बना सकूँ और अपलोड कर सकूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।